इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन हिस्ट्री कोर्स में BHIC 133, जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान की तारीख से है 1206 ईस्वी से 1707 तक, उस पेपर के आज चौथे यूनिट में, इस चौथे डिस्कशन में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। आपको याद होगा कि इसके पहले हम लोगों ने शुमाली हिंदुस्तान के जो स्टेट्स थे या जो इलाकाई रियासतें थीं, उनके बारे में कुछ बातों पर गौर किया था। इसी ज़माने में जनूबी हिंदुस्तान में भी इलाकाई रियासतें कायम हुई, मगर एक फ़र्क था कि यहाँ सिर्फ 2 बड़ी रियासतें थीं। एक तीसरी रियासत मदुरा या माबर की थी, लेकिन उसका वजूद जल्दी ही ख़त्म हो गया। तो 2 बड़ी रियासतें रह गईं और ये अपने ज़माने में एक एम्पायर या एक बड़ी वसी सल्तनत की शक्ल में ज़ाहिर हुई। तो इस बात को हम लोग ज़रूर ध्यान में रखें कि शुमाल और जनूब में गरचे इलाकाई रियासतें एक ही साथ एक ही ज़माने में कायम हुई, लेकिन इनकी जो खसूसियत थी, इनका जो फीचर था, जब कैरेक्टरिस्टिक थी, उसमें ये बुनियादी फ़र्क था कि शुमाली हिंदुस्तान की रियासतें ताकतवर और अहम होने के बावजूद इलाकाई एतबार से जो उनका एरिया था, जो टेरिटरी थी, उसमें महदूद थी। और इसके मुकाबले में जनूबी हिंदुस्तान की जो रियासतें थीं वो ज़्यादा वसी इलाके में फैली हुई थी। 2 अहम रियासतें जो जनूबी हिंदुस्तान में इस ज़माने में कायम हुई, उनमें पहली थी विजयनगर। विजयनगर की तारीख 1336 से 1565 तक, यानी कोई 200 साल से कुछ ज़्यादा अरसे तक रही। और जनूबी हिंदुस्तान की तारीख में इसका एक अहम मकाम है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। दूसरी जो बड़ी रियासत थी वो बहमनी सल्तनत थी। इसका क़याम 1344 ईस्वी में हुआ और एक मुत्तहदा सल्तनत के तौर पर इसका वजूद 1518 तक बना रहा। इसके पहले भी कुछ सूबों में खुद मुख्तार हुक्मरान हुकूमत करने लगे थे, लेकिन 1518 के बाद इस सल्तनत का वजूद ही ख़त्म हो गया और इसकी जगह इसके 5 हिस्से बन गए, जिन्हें हम सक्सेसर किंगडम्स कहते हैं। यानी वो सल्तनतें जो बहमनी सल्तनत के वारिसीन के तौर पर थी या उसके बाक़ियात, उसके रिमेन्स के तौर पर थी। और इन 5 सल्तनतों में अहमदनगर है, बरार है, बीदर है, बीजापुर है और गोलकुंडा है। तो इस तरह विजयनगर का तो एक मुत्तहदा वजूद बना रहा, हत्ता कि उसका ज़वाल हो गया, लेकिन बहमनी सल्तनत वक्त के साथ इंतशार का शिकार हो गई और उसमें नई सल्तनतें कायम हो गई। अब हम लोग पहले विजयनगर के बारे में कुछ तफसील से बात करें। विजयनगर की जो सियासी तारीख़ है, जो उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसके बारे में हम लोग पहले देखें तो विजयनगर का क़याम, जैसा कि आपको भी हमने कहा और आप खुद भी जानते हैं, 1336 ईस्वी में हुआ था और इसके कायम करने वाले 2 भाई थे,
हरिहर और बुक्का। अब किन हालात में विजयनगर का क़याम हुआ, इस पर तारीखदानों में एक बहस है। नीलकंठ शास्त्री बड़े अहम और बड़े मोतबर मौर्रिख हैं जनूबी हिंदुस्तान की तारीख के, और उनका कहना है कि विजयनगर का क़याम दरअसल मुसलमानों के इक़्तिदार के खिलाफ एक बगावत की शक्ल में था, एक रिएक्शन था अगेंस्ट द मुस्लिम पावर। और इन्होंने ये कहा है, या इनका ये मानना है, कि हरिहर और बुक्का दोनों ही दक्कन के रहने वाले थे। ये जंग में हारने के बाद कैदी बना लिए गए थे, दिल्ली ले जाए गए, वहाँ इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और बाद में जब कंपीली के सूबे में बगावत हुई तो इन्हें बगावत को कुचलने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा। यहाँ आने के बाद इनका ताल्लुक संत विद्यारण्य के साथ हुआ, और उन्होंने इन दोनों को फिर से हिंदू धर्म में दीक्षा दी। इन्होंने वापस हिंदू मजहब कबूल कर लिया, और फिर इन्होंने दक्कन में या जनूबी हिंदुस्तान में हिंदुओं की अपनी एक सल्तनत कायम की, और अपने दौर इक़्तिदार में, अपनी हुकूमत के ज़माने में विजयनगर के तमाम राजाओं ने हिंदू धर्म और संस्कृति या हिंदू मजहब और तहजीब के फ़रोग़ की कोशिशें की, और ख़ास तौर पर इन्होंने ब्राह्मणों को, जिनका हिंदू मजहब में बड़ा आला और बड़ा अहम मकाम था, बड़ा एहतराम उनके सिलसिले में था, तो उन ब्राह्मणों की उन्होंने ख़ास तौर पर सरपरस्ती की। तो ये एक ख्याल है, ये एक ओपिनियन है। इसके बरखिलाफ जो दूसरा ओपिनियन है, उसमें यह माना जाता है कि वो विजयनगर हो या फिर बहमनी सल्तनत हो या माबर की सल्तनत हो, ये सब तुगलक सल्तनत से या तुगलक एम्पायर से टूट कर अलग हुए, क्योंकि एक वसी सल्तनत के तौर पर, एक बड़े एम्पायर के तौर पर तुगलक सल्तनत को बरकरार रखना या उसके वजूद को बनाए रखना मोहम्मद बिन तुगलक के लिए मुमकिन नहीं हो सका। उसके वजूहात थे जो हम लोगों ने पहले मोहम्मद बिन तुगलक पर बात करते हुए देखे हैं, यहाँ उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कमज़ोरी आई, ये जो मरकज़ी हुकूमत कमज़ोर हुई, उसके नतीजे में बहुत सारे इलाकों में बगावतें हुई और कई सूबे आज़ाद हो गए। मसलन बंगाल आज़ाद हो गया, या अगर हम जनूबी हिंद की बात करें तो विजयनगर और बहमनी सल्तनत से कहीं पहले माबर की सल्तनत आज़ाद हो गई थी, विजयनगर से कोई 2 साल पहले, और वहाँ हुकूमत करने वाले मुसलमान थे। अगर हम लोग बहमनी सल्तनत की तारीख को देखें तो यहाँ भी जो बगावत हुई और जो नई हुकूमत बनी, उसमें भी जो अमीरान सदा थे, जो मुस्लिम उमरा थे, उनकी बगावत बड़ी वजह थी। इन दूसरे अल्फाज में ये पूरा जो अमल है नई रियासतों के क़याम का और मरकज़ से अलग होने का, जो सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज थी, इसकी बुनियादी वजह थी साम्राज्य की या एम्पायर की वसत, उसका बहुत बड़ा इलाका जिस पर बहुत ही मौसर तौर पर, बहुत ही इफ़ेक्टिव तौर पर हुकूमत करना मुमकिन नहीं था। और इन्हीं हालात का फ़ायदा दक्कन में, विजयनगर में भी और बहमनी सल्तनत में भी नई हुकूमतों को कायम करने वाले लोगों ने किया, और ये 2 सल्तनतें कायम हुई। ये दरअसल
जो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन का दौर था, सियासी तौर पर इंतशार का जो दौर था, ये इंतशार की उसी अमल का नतीजा थी। और इनमें मज़हब के सिलसिले से कोई ऐसा रद्द अमल या कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि विजयनगर की फौज में तुर्क सिपाही भर्ती किए गए थे। ये ख़ास तौर पर माउंटेड आर्चर्स थे, ऐसे तीरंदाज थे जो घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी करते थे, तो ये तुर्क थे। उसी तरह विजयनगर में जो मुसलमान ताजिर आते थे, जो ट्रेडर्स आते थे, उनको सभी तरह की सहूलतें थी। कल्चर के मामले में भी आप देखिएगा, अगर आप इसके तहजीब को देखिए, तो सल्तनत के ज़माने में जो एक फ़न तामीर कायम हुआ था, या जिसका एक फ़रोग़ हुआ था, वो फिर जनूबी हिंदुस्तान में भी गया मोहम्मद बिन तुग़लक के ज़माने में। और उस नई जो एक फ़न तामीर था, उसकी जो नई खसूसियतें थीं, उन्हें हम विजयनगर में भी देखते हैं, जिसे हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर या हिंद इस्लामी फ़न तामीर का नाम दे सकते हैं। मेहराबें हमें विजयनगर की इमारतों में भी मिलती, यहाँ तक कि मंदिरों में मिलती। आपने शायद तस्वीर कभी देखी होगी, जो सबसे अजीम राजा था विजयनगर में, कृष्णदेव राय, बाबर का हमासब था। और कृष्णदेव राय पर हम लोग अभी कुछ बात और भी करेंगे। कृष्णदेव राय के सर पर जो हेड गियर है, यानी सर पर जो पहने हुए है, वो एक ऐसी टोपी है जो काफ़ी ऊंची है, हाई कैप है वो, और वो बिल्कुल उस तरह की है जैसे सेंट्रल एशिया में या खुद हिंदुस्तान में मुसलमान पहना करते थे। तो तहजीबें हों या मज़ाहिब हों, वो सियासत से अलग एक वजूद रखते हैं। सियासी तनाज़े होते हैं, पॉलिटिकल स्ट्राइक होती है, और उसमें कभी कभी लोग मज़हब का सहारा लेते हैं, मज़हब के नाम पर मोबिलाइज करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर किसी रियासत का क़याम मुमकिन नहीं हो पाता है। और जब कोई रियासत कायम हो जाती है, तो वहाँ के रहने वाले, चाहे वो किसी मज़हब या फ़िरक़े के हों, वो साथ रहते हैं। बीच में कभी कभी कुछ मसले भी आते हैं, लेकिन एक बाहमी वजूद बना रहता है। और जहाँ तक तहज़ीबों का सवाल है, तो तहज़ीबों में हमेशा बाहम इख्तिलात होता है, इंटरेक्शन होता है। और ऐसी कोई तहज़ीब शायद नहीं है अभी दुनिया में जिसके बारे में कहा जाए कि वो दूसरी तहज़ीबों के असरात से बिल्कुल अलग है, या बिल्कुल एक्सक्लूसिव उसकी सूरत है, कोई दूसरा असर उसमें शामिल नहीं है। इसलिए अगर हम लोग तारीख़ की रोशनी में देखें और एक मजहबी ऐनक को हटाकर देखें, तो ये वाज़ेह हो जाता है कि विजयनगर हो या बहमनी सल्तनत हो, इनका क़याम सियासी अमल का नतीजा था। तो ये एक पहली बात थी जिसकी वजाहत ज़रूरी थी। विजयनगर में 3 ख़ानदानों की हुकूमत यके बाद दीगरी रही। संगम ख़ानदान है, सलूफ ख़ानदान है, तुलूफ ख़ानदान है। ये 3 बड़ी डायनेस्टीज़ हैं, 3 बड़े ख़ानदान हैं जिनकी हुकूमत विजयनगर में रही। और ख़ास तौर पर जो पहले और आखिर के नाम हैं, यानी संगम और तुलूफ, ये जो 2 ख़ानदान हैं, इनके ज़माने में विजयनगर की ताकत और जो उसकी प्रॉस्पेरिटी थी, जो उसकी एक माली खुशहाली थी, वो काफ़ी नुमायाँ रही। इब्तदाई दौर में पहले तो हरिहर की हुकूमत कायम रही, और हरिहर के मरने के बाद उसके भाई बुक्का ने अपनी हुकूमत कायम की। उस ज़माने में इन्होंने जो अपनी एक हुकूमत कायम की, उसका सेंटर या उसका मरकज़ हम्पी के करीब था, और विजयनगर के नाम से उसको जाना गया। उसी दारुल हुकूमत की वजह कर पूरी सल्तनत विजयनगर कहलाई। हरिहर ने अपने ज़माने में तो कुछ नज़दीकी इलाकों को जीता और अपनी
ताकत को मुस्तहकम बनाया। इन बुक्का के ज़माने में दूर दराज के इलाकों में भी विजयनगर ने अपनी तौसी की, माबर की सल्तनत पर फतह हासिल हुई। और इसके बाद तकरीबन 1346 में जब विजयनगर के साथ साथ एक और रियासत बहमनी सल्तनत दक्कन में कायम हो गई। आप अगर नक्शे पर देखेंगे तो विजयनगर ज़्यादा जुनूब की तरफ है। आज अगर आप देखें तो कर्नाटक का जो इलाका है वो उसका बुनियादी मरकज़ रहा है, और जो बहमनी सल्तनत है वो इससे और जुनूब में है। आज के हिसाब से आप देखें तो तेलंगाना, हैदराबाद और महाराष्ट्र के कुछ इलाके ये बहमनी सल्तनत का हिस्सा थे। अब इन दोनों में 1346 के बाद बाहमी जंगें होती रही एक लंबे अरसे तक। कह सकते हैं कि तकरीबन 1346 से 1565 तक 200 बरसों तक इन दोनों सल्तनतों के बीच एक मुसाबकत रही, एक कन्फ्लिक्ट रही, एक राइवलरी रही, और इन दोनों ने एक दूसरे के मुकाबले में अपनी कुव्वत को और अपनी सल्तनत की हदों को ज़्यादा फैलाने की कोशिश की, उसमें ज़्यादा तौसी की कोशिश की। जहां इन दोनों रियासतों के बीच जंगें हुई या जहां इनके मफाद आपस में टकराते थे, वो 3 अहम इलाके थे। एक था रायचूर का दोआब, कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो दरमियानी हिस्सा था। दूसरा था कृष्णा कावेरी कछार या डेल्टा सॉरी। अच्छा, कछार या डेल्टा के बारे में आपको ये अंदाजा होगा कि ये एक ऐसा इलाका होता है जहां दरिया का जो धारा होता है, जो उसका असल धारा होता है, जो मेन उसका स्ट्रीम होता है, वो छोटे छोटे स्ट्रीम्स में, छोटी छोटी धाराओं में बट जाता है। और अमूमन इन नई धाराओं या इन नए स्ट्रीम्स से जो शक्ल बनती है वो एक मुसल्लस या एक ट्रायंगल की होती है। इस इलाके को डेल्टा इसलिए कहते हैं कि जो पुरानी यूनानी जबान थी उसका जो अल्फाबेट था उसमें जो डी का हर्फ था उसके लिए लफ्ज डेल्टा इस्तेमाल होता था, और उसकी जो शक्ल थी लिखने में तो वो एक मुसल्लस के तौर पर थी। तो ये मुसल्लस नुमा जो जमीन थी, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप ऑफ लैंड था, इसको डेल्टा कहा गया। तो कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच का ये इलाका जो नक्शे पर आपको एक मुसल्लस के तौर पर नजर आएगा, तिकोन के तौर पर नजर आएगा, वो दूसरा बड़ा इलाका था जहां इन दोनों के दरमियान जंगें। और जो तीसरा बड़ा इलाका था वो कोंकण का कोस्ट था, साहिली इलाका था। अब इन तीनों की अपनी अहमियत थी। रायचूर दोआब बहुत ही जरखेज इलाका था, जब बहुत पैदावार यहाँ थी, बहुत ही ज्यादा यहाँ फसल उपजाई जाती थी, और उस वजह से यहाँ से बहुत ज्यादा महसूल या बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू हासिल होता था। तो जाहिर है कि किसी भी सल्तनत के लिए महसूल या टैक्सेशन बहुत अहम है, और ये इलाका इसलिए अहम था कि टैक्सेशन के लिए यहाँ की ज़मीन बहुत मुनासिब थी, ज़रखेज़ थी, ज़्यादा पैदावार थी, ज़्यादा महसूल हासिल होता था। दूसरा जो था इलाका, कृष्णा और कावेरी नदियों का जो कछार था, उसकी 2 वजह से अहमियत थी। एक तो ये कि इन नदियों के रास्ते से तिजारत होती थी, इनलैंड ट्रेड का ये 2 बड़ा रूट था। और जाहिर है कि जिस तरह ज़राअत अहम थी महसूल के लिए, उसी तरह तिजारत भी अहम थी। तिजारत पर भी बहुत तरह के टैक्सेस लगाए जाते थे। इसके अलावा ये इलाका मादनियात के मामले में, यानी मिनरल्स के मामले में काफ़ी बेहतर था, काफ़ी अहम था। और सोने और हीरे की कानें, गोल्ड
एंड डायमंड माइंस इस इलाके में मौजूद थी। बाद में जब बहमनी सल्तनत का इंतशार हुआ तो गोलकुंडा की रियासत कायम हुई थी, हमने आपसे बताया था। गोलकुंडा में डायमंड माइंस बहुत थी, और शायद आप लोगों ने ये पढ़ा हो कि कोहिनूर हीरा जो इतना मशहूर है तारीख में, वो गोलकुंडा की कान से ही हासिल हुआ था। दोबारा ये मिनरल वेल्थ थी, ट्रेड था, और कोंकण का जो इलाका था, यानी बिल्कुल जो मगरबी साहिल का इलाका है, उसकी अहमियत फिर तजारत के लिए भी थी और एक फौजी हैसियत से भी थी, उसका स्ट्रेटेजिक रीजन भी था। तजारत इसलिए कि यहीं से समुंदर के जरिए तजारत होती थी, ज़्यादा ईरान से होती थी, कुछ चीन से होती थी, बंगाल से होती थी। तो चीन और बंगाल से जो तजारत थी वो बुनियादी तौर पर ईस्टर्न कोस्ट से होती थी, यानी अब जो कोरोमंडेल कोस्ट का इलाका है। और इसके बिल्कुल दूसरी जानिब नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो कोंकण का कोस्ट था, जो भी महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा है, गोवा का भी हिस्सा उसमें शामिल है। यहाँ से मगरिब की तरफ यानी ईरान के साथ तजारत का काम होता था। तजारत के अलावा एक बड़ी अहम बात ये भी थी कि 1498 में, ये थोड़े बाद का वाक़या है लेकिन ये आगे तक इसके असरात हैं, कि 1498 में पुर्तगाली हिंदुस्तान आ गए थे और वास्को ड गामा ने हिंदुस्तान का रास्ता यूरोप के लोगों के लिए खोल दिया था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से वास्को ड गामा हिंदुस्तान पहुंच गया था। इसके नतीजे में पुर्तगाल से ताजिर आ रहे थे और वो अपने साथ बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े भी लाया करते थे। पहले ये काम अरब ताजिर किया करते थे, लेकिन जब अरबों का असर कम हुआ और पुर्तगाली जहाँ पर ज़्यादा मजबूत हो गए तो ये तजारत भी उनके हाथ में चली गई। और घोड़े, जैसा कि आप खुद ही समझ सकते हैं, उस ज़माने की जंग में बहुत अहम थे। एक बड़ा अहम जंगी वसीला था, है बहुत बड़ा मिलिट्री रिसोर्स था, क्योंकि लड़ाइयाँ ज़्यादातर जो घुड़सवार फौज थी, जो कैवलरी थी, वो लड़ा करती थी। तो घोड़ों की सप्लाई, घोड़े आसानी से हासिल हो सकें, इसके लिए भी कोंकण के इलाके पर कब्जा करना ज़रूरी था। तो ये 3 ऐसे इलाके थे जहाँ इनके आपसी मफाद टकराते थे, जो माशी मफाद थे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे। दूसरी बात ये थी कि ये ऐसा इलाका था जो दोनों की बाहमी सरहद पर था। इस इलाके से शुमाल में बहमनी सल्तनत थी, जुनूब में विजयनगर था। विजयनगर के बारे में आप ये भी जानते हैं कि वो दो तरफ से, और बहमनी सल्तनत का भी एक हिस्सा समुंदर के साहिल से घिरा था। तो अब अगर ज़मीनी तौसी का मामला था, अगर एक्सपेंशन का मामला था, तो यही वो इलाका था जहाँ पर दोनों की सरहदें मिलती थी और जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ जंग कर सकते थे या अपनी ताकत को बढ़ा सकते थे, और जो फतह हासिल होती थी उसमें माली फायदा भी बहुत होता था। तो ये सिलसिला इनके बीच जंग का रहा। इस जंग में विजयनगर की जो सबसे बड़ी शिकस्त हुई वो देवराय के ज़माने में हुई, और बहमनियों ने अपना गलबा, अपनी हेजमनी इस इलाके में कायम कर दी। देवराय को सुलह करनी पड़ी, काफ़ी हरजाना देना पड़ा, और फिरोज शाह बहमनी से, जो बहमनी सुल्तान था, अपनी एक बेटी की शादी करनी पड़ी। तो ये एक ऐसा दौर था जो विजयनगर के फौजी जवाल का दौर था, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक रहा नहीं। इसके बाद देवराय सानी या देवराय सेकंड ने बहमनियों को शिकस्त दी, और वो सारे इलाके जो पहले उनके हाथ से निकल गए थे, तकरीबन सब विजयनगर के कब्जे में दोबारा आ गए। तो पहला जो खानदान रहा है संगम खानदान, उसके ज़माने में लड़ाइयाँ बराबर होती रही हैं, इंटरनेसाइन वॉरफेयर की सूरत है, और इसमें कभी बहमनियों की और कभी विजयनगर की फतह हुई। सियासी पलड़ा जो था वो कभी एक का भारी हो जाता था, कभी दूसरा का भारी हो जाता था। बैलेंस ऑफ पावर तो नहीं था, स्ट्रगल था,
टू मेंटेन सुपीरियर स्टेटस। लेकिन तकरीबन एक ऐसी सूरत हाल बनी रही जिसमें दोनों की क़ुव्वत बराबर रही। हाँ, एक दो बादशाह या राजा या सुल्तान ऐसे हुए जिन्होंने ज़्यादा अहम मकाम हासिल किया। अब इसके बाद एक थोड़े से अरसे के लिए सलूब वंश इक़्तिदार में आता है विजयनगर में। नरसिंह सलूब एक बड़ा कामयाब सिपह सालार था। उसने भी विजयनगर को काफ़ी इस्तेहकाम दिया। बहमनी सल्तनत उस ज़माने में बिखरने लगी थी। इसके बाद जो तीसरा ख़ानदान है, तीसरी डायनेस्टी है तुलूग, उसमें कृष्णदेव राय एक बहुत ही अजीम बादशाह था, राजा था, और उसकी हुकूमत 1509 से 1529 तक रही। हमने आपसे पहले भी कहा कि वो बाबर का हमअसर है, उसका वही ज़माना है जो बाबर का ज़माना है। जानते हैं कि बाबर 1526 में हिंदुस्तान आया। 1529 में जब बाबर ने अपनी आखिरी लड़ाई हिंदुस्तान में लड़ी थी, घाघरा की लड़ाई, तो उसी साल कृष्णदेव राय की मौत भी हुई थी। हम इसलिए दोनों का जिक्र आपके सामने कर रहे हैं, आगे इस पर और बात होगी दूसरे किसी सेशन में, कि बाबर ने हिंदुस्तान के जिन राजाओं का जिक्र किया या सुल्तानों का जिक्र किया है, उसमें कृष्णदेव राय का वो खास तौर पर जिक्र करता है और ये कहता है कि हिंदुस्तान के तमाम राजाओं में सबसे बड़ा राजा है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और इसकी सल्तनत सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा वहाँ खुशहाली है। कृष्णदेव राय को एक फ़ायदा ये था कि उसके ज़माने में बहमनी सल्तनत टूट गई थी, और इसलिए मुत्तहदा तौर पर बहमनी सल्तनत के जो नए हुक्मरान हुए थे तो मुख्तलिफ रियासतों में, ये कृष्णदेव का सामना नहीं कर पाए। तो कृष्णदेव राय ने इनको हराया। उसी के ज़माने में गोवा पर विजयनगर ने कब्जा भी किया, और मगरबी साहिल से मशरक़ी साहिल तक इस पूरे इलाके में कृष्णदेव राय की हुकूमत कायम हो गई। बहुत बड़ी कामयाबी थी उसकी। उतनी ज़्यादा बड़ी सरहदें या उतनी लार्ज टेरिटोरियल बाउंड्रीज विजयनगर में किसी और बादशाह के, किसी और राजा के ज़माने में नहीं थी। उसके ज़माने में तहजीब व तमद्दुन के मामले में भी बहुत तरक्की हुई, उसका जिक्र बाद में आएगा। तो बिलाशुबह वो विजयनगर का सबसे अजीम हुक्मरान था। सियासी तौर पर भी, माली इस्तेहकाम के मामले में भी, तहजीब के फ़रोग़ के मामले में भी। और एक दिलचस्प बात और ये भी है कि कृष्णदेव राय ने इस बात की अहमियत को महसूस किया था कि सल्तनत की खुशहाली के लिए तिजारत को बढ़ाना होगा, और इस वास्ते उसने पुर्तगालियों से अच्छे ताल्लुकात रखे, दोस्ताना ताल्लुकात रखे, ताकि इस तिजारत में कोई परेशानी या कोई दुश्वारी न हो। लेकिन कृष्णदेव राय की जो हुसूलियाबियाँ थीं, जो उसके अचीवमेंट्स थे, वो उसके बाद बरकरार नहीं रह सके। नए राजा कमज़ोर होते गए, और जो एक तरह से वज़ीर था उसकी क़ुव्वत बहुत बढ़ गई। एक वज़ीर था इस ज़माने में जिसका नाम है राम राय। राम राय बहुत काबिल शख्स था, और उसमें बड़ी अच्छी सलाहियतें थीं, और उसने बराबर ये कोशिश की कि बहमनी सल्तनत के बाद जो नई रियासतें बनी थी, उनमें जो आपसी एक कशमकश थी, एक दूसरे पर काबू पाने की जो एक लड़ाई चल रही थी, उसमें वो एक ऐसी क़ुव्वत के तौर पर रहे जिसकी मदद पर इन लोगों को इन्हिसार करना पड़े। यानी एक सल्तनत अगर दूसरी सल्तनत को हराना चाहे तो विजयनगर से उसको मदद लेनी पड़े। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये मामला इन हुक्मरानों को भी समझ में आ गया जो आपस में लड़ रहे थे, और नतीजा ये हुआ कि 3 सल्तनतों ने मिलकर अहमदनगर, और उस वक्त तक बरार अहमदनगर का हिस्सा बन चुका था, तो अहमदनगर, खानदेश और बीजापुर ने मिलकर विजयनगर पर हमला किया। बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई,
बहुत ही समझिए कि तबाहकुन लड़ाई लड़ी गई 1565 में। ये तालीकोट की लड़ाई कहलाती है। वैसे इसको दो और नामों से भी जाना जाता है। इसको बनीहट्टी की लड़ाई भी कहते हैं और इसको राक्षस तंगड़ी भी कहते हैं। राक्षस तंगड़ी क्योंकि इतनी हैबतनाक जंग थी। बनीहट्टी एक मोर्चा था, तालीकोट दूसरा मोर्चा था जहां जंग हुई। लेकिन आमतौर पर आप देखिएगा कि इसका जिक्र तालीकोट की लड़ाई के तौर पर आता है और इसमें विजयनगर की हार हो गई। विजयनगर के बेशतर हिस्से इन सल्तनतों ने अपने कब्जे में ले लिए और बहुत छोटा सा हिस्सा विजयनगर का बाकी रह गया, जो बाद में मैसूर के राज के तौर पर सामने आया। और वहां एक मामूली सी डायनेस्टी थी, अराविदु उस खानदान का नाम है। बहुत बहुत अहम या बहुत बड़े इसके हुक्मरान नहीं थे, मामूली राजा थे, लेकिन उनकी हुकूमत कायम रही। तो ये तो सियासी तारीख की बात थी। अब विजयनगर का जो एक सियासी निज़ाम था और जो वहाँ का इंतज़ामिया था, जो पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर हम लोग थोड़ी रोशनी डालें। सभी राज या सभी सल्तनतें जो अहद वस्ता में मिडीवल पीरियड में कायम हुई, वो मोनार्की या बादशाहत या राजतंत्र पर कायम थी। तो विजयनगर में भी सल्तनत का या हुकूमत का मरकज राजा था, मगर एक छोटा सा फर्क था। कई लोग इस बात को मानते हैं, बर्टन स्टेन उसमें एक बड़ा अहम नाम है, कि यहाँ राजा की हैसियत एक अलामती हैसियत थी, एक सांकेतिक या टोकन पावर था, जिसका इख्तिदार अपने दारुल हुकूमत के आसपास के इलाकों में था। लेकिन इसके अलावा कई दूसरे भी इलाके थे जो रियासतों के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, प्रोविंसेस के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। अब ऐसे प्रोविंसेस दो तरह के थे। कुछ ऐसी रियासतें थीं जहां राजा के जरिए बहाल किए गए जो गवर्नर थे वो हुकूमत का काम देखते थे। ऐसे इलाके मंडल या मंडलम कहलाते थे और यहाँ के जो हाकिम थे वो मंडलेश्वर कहलाते थे। इन पर मरकजी हुकूमत का किसी हद तक एक असर था, एक कंट्रोल था। इसके बाद एक दूसरा इलाका उन लोगों का था जो ट्रिब्यूटरी चीफ्स थे, यानी ऐसे हुक्मरान जो विजयनगर के राजा को नजराना देते थे, ट्रिब्यूट देते थे, मगर अपने इलाके में ये खुद मुख्तार थे, ऑटोनॉमस थे। एक और हुक्मरान तबके की बात आती जो नायक कहलाते थे। नायक का जो पूरा निज़ाम था, नायकों का जो पूरा सिलसिला था, उस निज़ाम को नायंकार सिस्टम या नायंकार निज़ाम के नाम से जाना जाता है। ये जो नायक थे ये मिलिट्री चीफ्स थे, फौजी सरदार थे, जिनका असर छोटे छोटे इलाकों में था। ये खुद अपनी हुकूमत चलाते थे। तो इनके इस इख्तियार को विजयनगर के राजा ने कभी इनसे छीना नहीं। इससे भी नीचे एक और लेवल था, एक और सतह थी, जहां पर हम आयगार निज़ाम या आयगार सिस्टम की बात देखते हैं। आयगार एक तरह से जो विलेज चीफ्स थे या छोटे छोटे इलाकों में, गांव में, देहातों में जो वहाँ के प्रधान थे, वो कहलाते थे। आप ये कह सकते हैं कि एक मल्टी टियर सिस्टम था। राजा था, उसके बाद मंडलेश्वर थे, नायक थे, आयगार थे। तो इस तरह से एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसा निज़ाम था जिसमें किसी हद तक पावर डिस्ट्रीब्यूशन या इक़्तिदार को आपस में बांटने, आपस में शेयर करने का एक नज़म था। और ये एक बड़ी वजह है कि विजयनगर में वो इंतशार नहीं आया जो बहमनी सल्तनत में है, जहां मरकजियत ज़्यादा थी। जहां तक विजयनगर का सवाल है, फिर इससे इनकार नहीं
कि यहाँ भी मरकजी इंतजामिया थी और उसका अपना असर था, जिस दायरे में भी हो मगर उसका असर था। और इस मरकजी इंतजामिया को चलाने के लिए राजा की मदद के लिए उसके वजीर होते थे, फौज थी, उसका सिपह सालार था, नोबल्स थे या उमरा थे जो बड़े ओहदों पर काम करने वाले थे। तो मरकजी हुकूमत अपनी जगह पर मुनज़्ज़म थी। इसके बाद सूबाई सतह पर भी एक निज़ाम था, मगर इस फ़र्क के साथ कि सूबाई सतह का निज़ाम बहुत हद तक खुद मुख्तार था और वहाँ राजा की हैसियत अलामती थी, टोकन के तौर पर थी, जो ट्रिब्यूट या नजराना वसूलता था। अब इस पूरे निज़ाम में और किसी भी निज़ाम में टैक्सेशन की बहुत अहमियत होती है और उस ज़माने में जो टैक्सेशन है वो बुनियादी तौर पर ज़मीन से हासिल होने वाला लगान है, या जिसे हम महसूल अराजी कह सकते हैं, लैंड टैक्स कह सकते हैं। तो विजयनगर में ये माना जाता है कि जो रेट था टैक्सेशन का वो एक जैसा नहीं था, बल्कि जैसे हालात थे, जैसी ज़मीन की किस्म थी। मसलन ज़मीन अगर ऐसी है कि वहाँ बरसात के पानी से ही आबपाशी का काम हो जाता है तो एक अलग थी। अगर ऐसी ज़मीन है जहाँ आबपाशी के लिए आपको नहरों का या तालाबों का इंतज़ाम करना पड़ता था तो एक अलग ज़मीन थी। ड्राई लैंड अलग था, वेट लैंड अलग था। तो उस हिसाब से जो रेट था टैक्स का वो भी अलग अलग हो जाता था। अब इसमें जो है आप देखिएगा कि कुछ ऐसी भी ज़मीनें हैं जहाँ टैक्स नहीं के बराबर था या माफ़ी हासिल थी, जैसे भंडारा है या मान्या है या आश्रम है। तो भंडारा वो ज़मीन थी जो ब्राह्मणों को दी जाती थी, लैंड ग्रांट के तौर पर थी। मान्या टेम्पल्स को दी जाती थी। आश्रम लोगों की मदद के लिए दी जाती थी। जहाँ मरकजी हुकूमत को महसूल हासिल होता था वो इलाका राय रेखा के नाम पर जाना जाता था और राय रेखा के इलाके से जो महसूल हासिल होता था वो सिस्त कहलाता था। उमूमी तौर पर फसल के 1/3 हिस्से से लेकर छठे हिस्से तक, 1/3 से 1/6 तक टैक्स का वेरिएशन था और इसमें भी मंदिरों को और ब्राह्मणों को खुसूसी रियायत थी। मंदिरों को जो ज़मीन दी जाती थी या ब्राह्मणों को भी जो ज़मीन दी जाती थी वो या तो फ्री होती थी, टैक्स नहीं लगता था, या बराए नाम टैक्स लगता था। दूसरी जो सल्तनत है जिसका जिक्र आपके साथ हम करना चाहेंगे वो बहमनी सल्तनत है। बहमनी सल्तनत के क़याम की तारीख आप देख चुके, 1346। इसका पस मंज़र या इसका बैकग्राउंड ये था कि दक्कन के इलाके में जब बदअमनी की सूरत हाल रही तो वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने मकामी इंतज़ामिया को या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए 100 देहातों का या 100 गांव का एक यूनिट बना दिया। यानी एक इलाका जिसमें 100 गांव या 100 देहात शामिल हों, वो एक इंतज़ामी इलाका हो गया। और यहाँ पर उसने जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी दी। चूंकि ये इलाका 100 गांव पर मुहित था, इसलिए यहाँ के जो हुक्मरान थे वो अमीर सदा कहलाते थे। सद आप जानते हैं 100 के लिए इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी में यही लोग सेंटूरियंस कहलाते थे। जानते हैं कि सेंचुरी एक सदी के लिए 100 के फिगर के लिए इस्तेमाल होती है। तो अंग्रेजी में सेंटूरियंस आप कहें या उर्दू में आप अमीरान सदा कहें, ये ऐसे कमांडर्स थे जिनको ख़ास तौर पर इंतज़ामी इलाके में हुकूमत चलाने का काम दिया जाता था। और इसकी
वजह ये थी कि ये उम्मीद की जाती थी कि बहुत बड़े इलाके में शायद इंतज़ामिया उतना मजबूत ना हो सके, लेकिन एक महदूद इलाके में इंतज़ामिया ज़्यादा मुअस्सर होगा। मगर मसला इससे कुछ अलग था, और मसला ये था कि जो दूर दराज के इलाके थे वो मरकज़ के मातहत रहने को तैयार नहीं थे। इसलिए जो अमीरान सदा थे उन्होंने भी बगावत की, और बिलाखिर इन्होंने एक शख्स को अपना सुल्तान या अपना कायद मान लिया, और इसका नाम था हसन गंगू। बाद में उसने अलाउद्दीन का लक़ब इख्तियार किया, और वो अपना जो सिलसिला नसब था वो बहमनियों से जोड़ता था, ईरान के बादशाहों से, और इसलिए वो बहमन शाह भी कहलाया। और उसी बहमन शाह के नाम पर ये सल्तनत भी जो कायम हुई, ये बहमनी सल्तनत कहलाई। बहमनी सल्तनत की सियासी तारीख पर अगर हम लोग गौर करें तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि विजयनगर के साथ इनकी बराबर लड़ाइयाँ होती रहीं, उसका जायज़ा हम लोग ले चुके हैं। तफसीलात आपको आपके अपने स्टडी मटीरियल में मिलेंगी, जहाँ पर जो वक्त हमारे पास है उसमें जंगों की तफसील में हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप स्टडी मटीरियल से वो डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो मसला था या दूसरी जो बात थी बहमनी सल्तनत की सियासी तारीख के हवाले से, वो उमरा के बीच कशमकश या बाहमी मुसाबकत थी, राइवलरी अमंग द नोबल्स, इंटेंस राइवलरी, बहुत ज्यादा मुसाबकत थी। ऐसा था कि विजयनगर के बरखिलाफ बहमनी सल्तनत में जो हुक्मरान तबका था, जो नोबल्स थे, उनमें बहुत बड़ा हल्का या बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो शुमाली हिंदुस्तान से बहमनी सल्तनत में जाकर बस गए थे। ये हिजरत का मामला मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में ही शुरू हो चुका था, और आगे इसकी रफ्तार और बढ़ती गई। इसके अलावा कुछ ऐसे भी उमरा थे जो ईरान से आकर बहमनी सल्तनत में बसे थे। फिर वो उमरा थे जिनका ताल्लुक जनूबी हिंदुस्तान से था। तो ये लोग जो थे जिनका ताल्लुक जनूबी हिंदुस्तान से था, ये दक्कनी उमरा कहलाते थे। और जो बाहर से आकर बड़े ओहदों पर फायज हुए थे, चाहे वो ईरानी हों चाहे वो शुमाली हिंद के लोग हों, इनको आफाकी कहते थे, दक्कनी और आफाकी। आफाकियों के लिए दो और नाम इस्तेमाल हुए हैं, गरीब और परदेसी। अच्छा, गरीब लफ्ज़ से आपको ये मुगालता नहीं हो कि ये लोग गरीब लोग थे। यहाँ पर गरीब का मतलब है परदेसी या विदेशी, जिसका अपना वतन या अपना मकाम ना हो जहाँ पर वो रह रहा है। तो परदेसी कहिए या गरीब कहिए या आफाकी कहिए, ये एक ग्रुप था, एक हल्का था अमीरों का, और दूसरा दक्कनी अमीरों का था। वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें बाहमी रकाबत बढ़ती चली गई, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बहमनी सल्तनत की तारीख में जो सबसे अजीम बादशाह कहा जा सकता, सुल्तान कहा जा सकता है, वो फिरोज शाह था, और उसका दौर हुकूमत 1397 से 1422 तक है। उसकी जो कामयाबियां मैदान जंग में रही हैं वो हमने आपसे बताई। इसके अलावा बड़ा काबिल आदमी था, कई ज़बानों का माहिर था, उसको फलकियात या एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी थी। उसने एक ऑब्जर्वेटरी कायम की थी, कई किताबों का उसने तर्जुमा कराया था। तो इल्म फ़न को भी उसने अपने ज़माने में काफ़ी फ़रोग़ दिया था, उसकी सरपरस्ती की थी। लेकिन उसके मरने के बाद फिरोज शाह का भी आखिरी वक्त अच्छा नहीं गुजरा। उसे
तख्त से हटना पड़ा, और उसके बाद जो लोग आए वो बहुत ही कमज़ोर थे। लेकिन इस दरमियान बहुत हद तक बहमनी सल्तनत के वजूद को बनाए रखने में एक वजीर का हाथ था, जिसका नाम था महमूद गावा। फिरोज शाह के बाद अगर कोई दूसरा नाम बहमनी सल्तनत की तारीख में बहुत अहम है या जो बहुत अजीम है, तो वो महमूद गावा है। ईरानी नस्ल था, ईरान से आया था, लिहाजा वो आफाकियों के ग्रुप में था, उनके हल्के में था। उसने अपने ज़माने में सल्तनत को इस्तेहकाम बख्शा, कंसोलिडेट किया, बहुत सारे इस्लाहात या रिफॉर्म्स नाफिज किए। फिर वो इल्म फ़न का भी बहुत बड़ा दिलदादा था। उसका बनाया हुआ मदरसा आज भी गुलबर्गा में मौजूद है, और अपने ज़माने में वो जो उस ज़माने की दानिशगाहें थीं या यूनिवर्सिटीज़ थीं, उनमें बहुत नुमाया मकाम रखता था। बहुत बड़ी लाइब्रेरी वहाँ थी। उसने एक किताब भी लिखी है, तो कई तरह की खूबियाँ उसमें थीं। रियाजुल इंशा उसकी किताब का नाम है। लेकिन आपस में जो लड़ाई चल रही थी उमरा में, महमूद गावा बिलाखिर उसका शिकार हो गया। उसके खिलाफ दक्कनियों ने साजिश की और उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया, और 1482 में उसको गद्दारी के जुर्म में कत्ल कर दिया गया। ये बहुत बड़ा सानिया था बहमनी सल्तनत के लिए, क्योंकि इसके बाद इंतशार का दौर शुरू हो गया। और जैसा हमने आपसे पहले कहा था कि 5 नई सल्तनतें वजूद में आ गई। आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर इनका नाम है। सबसे पहले बरार का हिस्सा अलग हो गया 1484 में, और यहाँ जो नया ख़ानदान कायम हुआ, जो नई डायनेस्टी आई, वो इमाद शाही के नाम से जानी जाती है। चंद वर्षों के बाद बीजापुर का इलाका भी अलग हो गया 1489 या 1489 में। यहाँ जो ख़ानदान इक़्तिदार में आया वो आदिल शाही कहलाता है, आदिल शाही डायनेस्टी बीजापुर की। एक साल बाद अहमदनगर भी अलग हो गया 1490 में। ये सूबे थे जो अलग अलग सल्तनतों में कायम हो गए। अहमदनगर में निज़ाम शाही ख़ानदान या निज़ाम शाही डायनेस्टी ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। कुछ अर्सा बाद 1518 में गोलकुंडा की सल्तनत भी अलग हो गई, जहाँ कुतुब शाही ख़ानदान कायम हो गया। सल्तनत अब टूट चुकी थी, बहमनी सल्तनत टूट चुकी थी। जो सुल्तान था वो मजबूरी की हालत में बीदर में था। 1526 में उसके मरने के बाद बीदर भी अलग हो गया और यहाँ वलीद शाही ख़ानदान ने कब्जा कर लिया। तो 1526 की तारीख अहम है। ये वो वक्त है जब बाबर हिंदुस्तान आता है, पानीपत की लड़ाई बाबर जीतता है, और ये वही वक्त है जब दक्कन में बहमनी सल्तनत का आखिरी हिस्सा भी उससे अलग हो जाता है। तो बहमनी सल्तनत तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये जो उसके अलग अलग हिस्से थे, ये रियासतों की शक्ल में, सल्तनतों की शक्ल में आगे भी बने रहे। फ़र्क सिर्फ ये हुआ कि अहमदनगर ने बरार पर कब्जा कर लिया और बीजापुर ने बीदर पर कब्जा कर लिया। तो कुल मिलाकर 3 सल्तनतें रह गईं। जब अकबर का दौर आया तो 3 सल्तनतें थीं, उसकी बात हम लोग करेंगे। बरार, अहमदनगर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। बरार अहमदनगर का हिस्सा था। तो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ये सल्तनतें रह गईं। और एक और सल्तनत थी जो तैमूर के हमले के बाद तुगलक सल्तनत से अलग हुई थी, ये खानदेश का इलाका था। खानदेश आज के हिसाब से आप देखेंगे तो कुछ मध्य प्रदेश और कुछ गुजरात, कुछ महाराष्ट्र, इनके सरहद पर वाक़ था। तो ये तारीख़ी बातें थी, तारीख़ी हकीकतें थीं बहमनी सल्तनत के बारे में। अब उसके इंतज़ामिया के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग देखें।
कि बहमनी सल्तनत का जो इंतज़ामी निज़ाम था, उसमें 2 असरात बहुत वाज़ेह थे, 2 इन्फ्लुएंसेस बहुत क्लियर थे। एक तरफ तो तुगलक हुक्मरानों के ज़माने में जो निज़ाम दिल्ली में कायम हुआ था, उसके असरात दक्कन में भी थे। बहमनी सल्तनत तुगलक सल्तनत से टूट कर अलग हुई थी, तो वो पहले के जो असरात थे, पहले का की जो बुनियादें थी, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई थी। लेकिन कुछ नई ख़ासियतें भी थी, और ये ख़ासियतें वो थी जो ईरान के साथ ताल्लुक़ की वजह कर राइज हो गई थी। तो तुर्कों की और ईरानियों की जो अपनी-अपनी एक अपना सिस्टम उनका था, हुकूमत का, इंतज़ामिया का, उसका मिला-जुला असर बहमनी सल्तनत पर था। यहाँ भी जो सुल्तान था वो सबसे बुलंद हैसियत रखता था, सबसे बुलंद मकाम पर था, और उसका असर अपनी सल्तनत में, ख़ास तौर पर जब ताकतवर सुल्तान हुकूमत में रहते थे, तो अपनी पूरी सल्तनत पर उसका बड़ा मुस्तहकम असर या कब्ज़ा रहता था। बाद में जब कमज़ोरियाँ आने लगीं और जो रियासतें थीं, वो रफ्ता-रफ्ता अपनी क़ुव्वत को बढ़ाने लगीं, तब उस ज़माने में महमूद गावा ने एक नया इंतज़ाम किया, और ये जो मुख्तलिफ़ रियासतें थीं, उनको उसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर बना दिया, और इसको कहते थे तरफ़। यानी हम आसानी के लिए कह सकते हैं कि बहमनी सल्तनत में जो सूबे थे, वो तरफ़ कहलाते थे, और इसी को जब आप प्लूरल कहेंगे, जमा के सीगे में कहेंगे, तो ये हो जाएगा अतराफ़। तरफ़ का प्लूरल हुआ अतराफ़। कुल मिलाकर 8 अतराफ़ या 8 प्रोविंसेस बहमनी सल्तनत में महमूद गावा के ज़माने में कायम हुए, और इनमें हर एक पर हुकूमत करने के लिए एक गवर्नर बहाल हुआ, जिसको तरफ़दार कहते थे। तरफ़ पर हुकूमत करने वाला तरफ़दार था। लेकिन इस बात पर महमूद गावा ने ख़ासा ज़ोर दिया कि तरफ़दार बहुत ज़्यादा सियासी और फ़ौजी एतबार से मज़बूत नहीं हो जाए। चुनांचे हर तरफ में या हर प्रोविंस में बहुत सारे किले बनाए गए। आप जानते ही हैं कि दक्कन की जो जोग्राफियाई हालत है, जिस तरह से पहाड़ियों, घाटियों, जंगलों का ये इलाका है, तो यहाँ फ़ौजी मामलात में क़लों की या किलों की बहुत ज़रूरत थी, बहुत अहमियत थी। तो बहुत सारे किले बनवाए गए, जो पहले से थे उनको रखा गया, नए और बनवाए गए, और ऐसे हर किले में एक ऐसे फ़ौजी कमांडर को बहाल किया गया जो किलादार कहलाता था। तो तरफ़ की हुकूमत तरफ़दार के हाथ में थी, और किले की फ़ौजी जो उसका जो मिलिट्री कंट्रोल था, वो किलेदार के हाथ में थी। तो इस तरह से एक बैलेंस बनाने की कोशिश की महमूद गावा ने कि तरफ़दार की जो क़ुव्वत है, जो उसकी फ़ौजी ताकत है, उस पर एक ब्रेक, उस पर एक रोक किलेदार के ज़रिए लगा रहे हैं, और वो कामयाब भी रहा। महमूद गावा का ही जो दूसरा बड़ा काम था कि उसने महसूल अराज़ी या लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी मुनज़्ज़म और मुस्तहकम किया, और उसकी जो सबसे बड़ी देन हम कह सकते हैं, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, कि उसने ज़मीन की पैमाइश की। महसूल तय करने के पहले, टैक्स तय करने के पहले उसने ज़मीन की पैमाइश की, उसका मेज़रमेंट किया, और मेज़रमेंट की बुनियाद पर उसने टैक्सेशन का काम किया। तो दक्कन में पहली बार मेज़रमेंट या पैमाइश की बुनियाद पर महसूल तय किया गया। इसके पहले जो महसूल था, वो अंदाज़े से तय होता था। विजयनगर में भी आम तौर पर ये अंदाज़ा या एस्टिमेट था, लेकिन महमूद गावा का सिस्टम ज़्यादा साइंटिफिक था, पैमाइश पर मबनी था, बेस्ड ऑन मेज़रमेंट। अब एक और बात है जिसकी तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है। हमने शुरू में आपसे कहा था, तहज़ीब और सक़ाफ़त की जो बात है। विजयनगर में तहज़ीब के मामले में, कल्चर के मामले में बहुत ही अहम
बातें हम पाते हैं, बहुत ही मेजर डेवलपमेंट्स हम पाते हैं। मिसाल के तौर पर संस्कृत जबान को और तेलुगु जबान को, दोनों को बहुत फरोग हासिल हुआ। संस्कृत में बहुत सारी तसनीफें लिखी गई जिनका ताल्लुक मजहब से था, और ज्यादातर वेदों पर जो कहते हैं टिप्पणियां या उनके ऊपर कमेंट्रीज लिखी गई, उनके मतन पर तबसरे लिखे गए। फिर तेलुगु जबान का जहां तक सवाल है, तो अदब के मामले में तेलुगु को ज़्यादा अहमियत हासिल रही, मजहबी उमूर में संस्कृत, अदबी मामलात में तेलुगु। और कृष्णदेव राय के ज़माने में, जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे थे, तेलुगु जबान को बहुत फरोग हासिल हुआ। कृष्णदेव खुद एक अच्छा राइटर था, उसकी बड़ी मशहूर किताब है आमुक्त माल्यदम, तेलुगु में है। उस जमाने में आप देखेंगे जो शाही खानदान की खवातीन हैं, जो लेडीज हैं, वो भी लिखने पढ़ने में या तसनीफ के काम में दिलचस्पी लेती हैं। बुक्का की जो बीवी थी, जो मलिका थी, गंगा देवी, उसने एक बड़ी अहम तारीखी किताब लिखी है मधुरा विजयम, जिसमें मधुरा की फतह का पूरा जिक्र है। कृष्णदेव के दरबार में बड़े मशहूर आलिम थे, शायर थे। 8 ऐसे लोगों का नाम मिलता है जिन्हें उमूमी या मजमूई तौर पर अष्ट दिग्गज कहते हैं। इनमें एक दिलचस्प नाम जिससे आप वाकिफ होंगे तेनाली रामाकृष्णन का है, जो बहुत ही ज़हीन आदमी था। जैसे अकबर के साथ बीरबल का हवाला आता है, उसी तरह तेनाली राम का हवाला कृष्णदेव राय के साथ आता है। फन तामीर में बहुत तरक्की हुई, बहुत सारे मंदिर बनाए गए। अक्सर तो हम्पी के ही इलाके में है, जिसमें एक बहुत बड़ा मंदिर रामा मंदिर के तौर पर है, जिसमें बहुत अच्छी मूर्तियों का या स्टैचूज का दीवारों पर उनका कंस्ट्रक्शन हुआ है। आप जब अपना स्टडी मटेरियल देखिएगा तो बिल्कुल जो उसका पहला सफ़ा है, उस पर जो तस्वीर आप अगर देखेंगे तो उसमें ऊपर की जानिब कुतुब मीनार का हिस्सा है, और नीचे जो आप पैनल देखते हैं वो उसी रामा मंदिर से लिया गया है जो हम्पी में है। इसके अलावा भी मौसीकी के मामले में तरक्की हुई, मौसीकी पर किताबें लिखी गई। संगीत सार और संगीत सूर्योदय, ये 2 बड़ी अहम किताबें हैं जो मौसीकी पर लिखी गई। और इसी ज़माने में जो कर्नाटक स्टाइल हम लोग कहते हैं, आप जानते हैं कि मौसीकी के 2 बुनियादी स्टाइल हैं, हिंदुस्तानी जो नॉर्थ इंडिया में है और कर्नाटिक जो साउथ इंडिया में है। तो कर्नाटिक स्टाइल जो है उसका एक तरह से उसका डेवलपमेंट इसी ज़माने में हुआ, विजयनगर के ज़माने में हुआ। तो सकाफती मामलों में, तहजीब के मामलों में ये बहुत ही आला दौर था, और ये विजयनगर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसकी देन है कि जनूबी हिंदुस्तान की तहजीब को उसने ज़्यादा एनरिच किया, जो हिंदी में हम कहते हैं समृद्ध बनाया। और चूंकि शासक या जो राजा थे वो हिंदू थे, तो जाहिर है कि उन्होंने जो सरपरस्ती की वो हिंदू तहजीब और हिंदू सकाफत की ज़्यादा हुई। लेकिन इसमें कोई मजहबी रिएक्शन की बात या मजहबी रद्द-ए-अमल की बात कोई मायने नहीं रखती। और आखिरी बात ये कि विजयनगर में ब्राह्मणों को बड़ी अहमियत हासिल रही, और मंदिरों को भी। बड़े ओहदों पर ब्राह्मण बहाल किए जाते थे, टैक्स में उनको बहुत कंसेशन था, सख्त सजाएं उनको नहीं मिलती थी। तो ये ऐसी बातें हैं जो कि इस दौर में अहम रही हैं, और इन पर हम लोगों ने आज मुख्तसर अंदाज में बात की। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। आप अगर इसी की बुनियाद पर अपने स्टडी मटेरियल को देखिएगा तो बहुत सारी नई बातें आपके इल्म में आएंगी और आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कशन आपके साथ रखना चाहेंगे। आप लोगों से अब इजाज़त लें, और आज के क्लास में आपने हिस्सा लिया, हम उम्मीद करते हैं दिलचस्पी ली। इसके लिए आप सबों का बहुत